हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमने बात की थी बेसिक कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन चैप्टर की। इस चैप्टर में हमने बात की थी टैक्स एक मॉनेटरी बर्डन है जो गवर्नमेंट ने पर्सन पर इम्पोज किया है और गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा कि शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट फर्स्ट है जो यूनियन लिस्ट कहलाती है और यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 है जिसका हेडिंग है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो गवर्नमेंट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम टैक्स इंपोज कर सकती है। और हमने बात की थी कि इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस प्रिविलेंट है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने बेसिक डिफरेंस भी समझा था। उसमें हमने बात की थी कि डायरेक्ट टैक्स आपको अपनी ओन पॉकेट से पे करना पड़ता है जबकि इनडायरेक्ट टैक्स दूसरे पर्सन से वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है अनदर पर्सन पर। अब बात करते हैं, हमने बात की थी एवरी ईयर गवर्नमेंट बजट लेकर आती है और आपको पता है बजट का जो पैसा आता है, बजट में क्या होता है, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां को जाएगा, मतलब इनफ्लोस कहां से होंगे और आउटफ्लोस कहां होंगे। तो आपको पता है कि बजट का 20% जो पैसा है वो गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखे हैं उसका इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है और 6% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास इनफ्लोस का 6% गवर्नमेंट सब्सिडी देने में दे देती है पब्लिक को। जैसे सोलर लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास बजट के थ्रू इनफ्लोस आते हैं और बजट का जो पैसा आता है गवर्नमेंट आउटफ्लोस के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करती है, ठीक है। अब हमने एक और बात समझी थी कि एवरी ईयर गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंस एक्ट लेकर आती है, ठीक है, एवरी ईयर। और मैंने बोला था बजट की डेट फिक्स है, 1 फरवरी हर साल बजट आता है। लेकिन अगर मिड ऑफ द ईयर में चेंजेस करने की नेसेसिटी अराइज हो तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस या अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है। ये बात हो चुकी थी। अब बात करते हैं हम, एक बात हमने और समझी थी कि एक बात हमने और भी समझी थी कि इंडिया में दो तरीके की टैक्स रेजिम इंडिविजुअल और एचयूएफ वगैरह को प्रोवाइड की गई है। हमने बात की थी एक रेगुलर टैक्स रेजिम और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की। हमने ये भी बात की थी कि इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब इस इनकम टैक्स में एवरी ईयर गवर्नमेंट चेंजेस करती है और फाइनेंस बिल 2025 गवर्नमेंट लेकर आई आपके लिए। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एप्लीकेबल है आपके एग्जाम के लिए और गवर्नमेंट इसके लिए फाइनेंस बिल 2025 लेकर आई और ये 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में रखा गया। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई 29 मार्च 2025 को। ये बातें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फिर हमने बात की थी ये जो बजट आता है, एक स्पेशल बात बताई थी मैंने आपको कि ये जो बजट आता है इस बजट के अंदर गवर्नमेंट इनफ्लोस और आउटफ्लोस का एस्टिमेशन करती है और मैंने आपको बताया कि जो बजट का इनफ्लो है उसका 20% गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट ड्यूज चुकाने में लगा देती है और 6% गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है पब्लिक को। तो 6% पैसा सब्सिडी देने में खर्च हो जाता है। अब बात करते हैं, हमने ये भी बात की थी कि इनकम के 5 हेड होते हैं। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और फोर्थ हेड होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें हमने समझा था कि जो एसेट सेल करेंगे उस पर जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा उसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल गेन कहा जाता है। वो इस फोर्थ हेड में टैक्सेबल हो जाता है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर हमने बात की थी कि गवर्नमेंट ने एक फिफ्थ हेड भी बनाया है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम, जिसका हेडिंग है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी तो समझते हैं। आपको इंटरेस्ट मिला या
डिविडेंड की इनकम मिली, आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर है, आपको कंपनी से डिविडेंड मिला तो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। और गिफ्ट मिला वो भी अदर सोर्सेस हेड पे टैक्सेबल होगा। हम अदर सोर्सेस हेड पे पढ़ेंगे कि अगर आपको 50,000 से एक्सीडिंग गिफ्ट मिलते हैं तो 50,000 से एक्सीडिंग वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 51,000 के गिफ्ट मिले पूरे साल भर में तो पूरा 51,000 टैक्सेबल हो जाएगा। या आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली तो वो भी टैक्सेबल होगी अगर उसकी वैल्यू 50,000 से एक्सीडिंग है। ये बातें हम डिटेल में अदर सोर्सेस सेट में समझेंगे। तो गिफ्ट टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको लॉटरी की विनिंग हुई, फॉर एग्जांपल आपको लॉटरी की विनिंग हुई तो वो लॉटरी की विनिंग भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड पे टैक्सेबल होगी। या आपने फॉर एग्जांपल किसी गेम शो में पार्टिसिपेट किया और उसमें आपको विनिंग का अमाउंट मिला, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आपने पार्टिसिपेट किया तो गेम शो की इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, इसे हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम। तो ये सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होंगी। अब बात करते हैं आगे। मैंने बोला कि ये 5 हेड की आप टोटल कर लेते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आती है और उसमें से हम चैप्टर 6 के डिडक्शन लेस करते हैं तो फिर हमारी टोटल इनकम आती है। और टोटल इनकम वो अमाउंट होता है जिस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमने बात की थी इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है तो इंडिया की क्या डेफिनेशन है। और एक बात और सुनिए, इनकम टैक्स किस पर इंपोज होगा? पर्सन पर इंपोज होगा। ठीक है, तो इंडिया की डेफिनेशन आपको दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 25A। देखिए इसको हम सेक्शन 2 जो विद इन ब्रैकेट दे रखा है उसको क्लॉज बोलेंगे 25A। सेक्शन 2 क्लॉज 25A इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है। तो इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इंडिया की डेफिनेशन क्या है? जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का जमीनी हिस्सा बताया गया है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में बताया गया है कि इंडिया का जमीनी हिस्सा कितना है। ठीक है, वो तो इंडिया में कवर होगा ही। इसके अलावा जो टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर का मीनिंग क्या है अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो जैसे ये इंडिया की बेस लाइन है, फॉर एग्जांपल ये सपोज इंडिया का जमीनी हिस्सा है, बेस लाइन यहां पर आपका जमीनी हिस्सा सपोज खत्म हो रहा है। अब इसके बाद 12 न्यूटिकल माइल्स तक 12 न्यूटिकल माइल्स तक यहां पर होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक। अब आप बोलोगे सर न्यूटिकल माइल्स का क्या मीनिंग होता है? देखिए न्यूटिकल माइल्स का, एक न्यूटिकल माइल का मीनिंग होता है 1.853 किलोमीटर्स। ठीक है, तो समुद्र में क्या होता है, दूरी और गहराई के आधार पर डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट किस बेस पर होता है? दूरी और गहराई के बेसिस पर। तो उस यूनिट, मेजरमेंट यूनिट को बोला जाता है न्यूटिकल माइल। तो बेस लाइन जहां जमीनी हिस्सा खत्म हो रहा है उसके 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। उसके अगले मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके अगले 12 न्यूटिकल माइल्स तक, उसके अगले 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है हमारे पास, उसके 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है कॉन्टेजियस जोन। कॉन्टेजियस जोन, ठीक है। अब ये जो 12 न्यूटिकल माइल और खत्म हुआ, अब बेस लाइन से दोबारा काउंट करते हैं 200 न्यूटिकल माइल्स तक। 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन ये 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है। और मैं ये काउंट कहां से कर रहा हूं, बेस लाइन से। बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसका क्या मीनिंग है, इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक है, तो इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन, यहां पर गवर्नमेंट ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन के लिए यहां पर खूब सारे यहां पर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स लगाती है, इंस्टॉलेशंस लगाती है। तो यहां पर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स और इंस्टॉलेशंस फिट करती है और काफी सारे इक्विपमेंट्स लगाती है ऑयल और गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां तक है, बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 200 न्यूटिकल माइल्स जहां खत्म हो गए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हाई सी होता है। हाई सी क्या, जहां पर सारी कंट्रीज का इक्वल राइट होता है। तो हम यहां लिखते हैं कि ये हाई सी वाला एरिया है वेयर ऑल कंट्रीज हैव इक्वल राइट, जहां पर सारी कंट्रीज का इक्वल राइट होता है। तो इंडिया कहां तक माना गया है इनकम टैक्स में, बेस लाइन जहां जमीनी हिस्सा खत्म हो रहा है उसके 200 न्यूटिकल माइल्स तक क्या माना जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। और इंडिया को इस तरीके से इनकम टैक्स में एक्सटेंडेड मीनिंग दे रखा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक रिपेयरमैन यहां गया, इस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन की रिपेयरिंग के लिए उसको वो रिपेयरिंग सर्विस देने से इनकम हुई, तो क्या वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, यस, वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को 200 न्यूटिकल माइल्स तक क्यों एक्सटेंड कर रखा है, इंडिया को एक्सटेंडेड मीनिंग क्यों दे रखा है, उसका लॉजिक समझते हैं। उसका लॉजिक ये है कि जब गवर्नमेंट यहां से ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन करके जमीनी हिस्से पर लेकर आए तो उसे इंपोर्ट ना माना जाए। ठीक है, अगर इंडिया यही खत्म हो जाएगा तो अगर ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन करके यहां से लेकर आएंगे तो उसे इंपोर्ट माना जाएगा। तो गवर्नमेंट वो इंपोर्ट नहीं मानना चाहती है और इंडिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक है। इस वजह से वो जो ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन करके इंडिया के जमीनी हिस्से पर लेकर आएंगे उसको इंपोर्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, ये जो बेस लाइन से अगर मैं 24 न्यूटिकल माइल्स तक देखूं, इसका मतलब 12 न्यूटिकल माइल्स मेरा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया वाला एरिया और बाकी का 12 जो कॉन्टिजियस जोन है वो दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे, वो दोनों मिलाकर कहलाएंगे इंडियन कस्टम्स वाटर, इंडियन कस्टम्स वाटर। अब ये इंडियन कस्टम्स वाटर का क्या मीनिंग है, कोई भी कस्टम ऑफिसर सिर्फ बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल्स तक ही अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है। कोई स्मगलर स्मगलिंग करके भाग रहा है तो कोई भी कस्टम ऑफिसर बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल्स तक ही उसको पकड़ सकता है। इसका मतलब कस्टम ऑफिसर के पावर्स कहां तक है, बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल्स तक। इसलिए बेस लाइन से जो 24 न्यूटिकल माइल्स तक का एरिया है वो इंडियन कस्टम्स वाटर्स कहलाता है। तो 12 न्यूटिकल माइल्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर, बाकी का अगला 12 वो क्या कहलाता है, कॉन्टिजियस जोन, वो मिलाकर क्या बनता है, इंडियन कस्टम्स वाटर। अब एक बात और समझते हैं, ये जो बेस लाइन वाला एरिया है मतलब जमीनी हिस्सा और टेरिटोरियल वाटर्स तक का ऊपर का आसमान में इंडिया कहां तक है, जो बेसलाइन जमीनी हिस्से के ऊपर का आसमान है वो तो इंडिया है ही, और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर का जो आसमान है वो भी इंडिया माना जाता है। मतलब आसमान में इंडिया कहां तक है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के ऊपर जो आसमान है वो भी इंडिया माना जाएगा। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं इंडिया
की डेफिनेशन हमने डिटेल में समझ ली। अब हम बात करते हैं पर्सन की डेफिनेशन समझते हैं। हमने बात की इनकम टैक्स इंपोज किया गया है पर्सन पर और इसमें सारे पर्सन इंक्लूड हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दे रखी है। अब एक बात समझिए, जो बेसिक बात है आपको आगे भी काम आएगी। तो समझते हैं ये सेक्शन 2 क्लॉज 31 क्यों बोलते हैं हम इसको हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्यों नहीं बोलते, इस 31 को हम क्लॉज क्यों बोलते हैं, उसका लॉजिक समझते हैं। चलिए तो उसका लॉजिक समझते हैं। पूरे इनकम टैक्स में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जैसे सेक्शन 2 उसके अंदर सपोज सेक्शन 31 की अभी हम बात कर रहे हैं, जो पर्सन की डेफिनेशन का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 31। फिर सेक्शन आपका 10(1) ये क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। और सेक्शन 47 और ये क्लॉज थर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 2, सेक्शन 10 और सेक्शन 47 ये हमारा सेक्शन 2, सेक्शन 10 और सेक्शन 47 ये जो सेक्शन है, इसके अंदर ये जो आगे विद इन ब्रैकेट दे रखा है, विद इन ब्रैकेट जो दे रखा है वो हमारा कहलाएगा क्लॉज, ठीक है। जैसे फिर आगे लिखा है सेक्शन 10 क्लॉज 1, ठीक है। फिर आगे दे रखा है सेक्शन 47 क्लॉज 3। इस तरीके से पढ़ा जाएगा, मतलब विद इन ब्रैकेट जो दे रखा है उसको हम क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज क्यों बोलेंगे, सब सेक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, उसका रीजन समझते हैं। देखिए सेक्शन 2 के अंदर काफी सारे क्लॉजेस चलते हैं, जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 1, फिर क्लॉज 2, इस तरीके से आपने देखा सेक्शन 2 क्लॉज 31 तक, ठीक है। और भी इसमें क्लॉजेस होते हैं, लेकिन क्लॉज 1 में लिखी हुई बात क्लॉज 2 से इंटरकनेक्टेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर अलग बात दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर अलग बात दे रखी है, दोनों की आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक इसी तरीके से सेक्शन 10 क्लॉज 1, सेक्शन 10 क्लॉज 2, इस तरीके से आगे अलग अलग क्लॉजेस चलेंगे, पूरे सीक्वेंस में चलेंगे। लेकिन सेक्शन 10 क्लॉज 1 में लिखी हुई बात और सेक्शन 10 क्लॉज 2 में लिखी हुई बात आपस में कनेक्टेड नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसको विद इन ब्रैकेट वाली बातों को हम क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात और समझिए, अब एक अलग पैटर्न की बात करते हैं। इनकम टैक्स में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो इस तरीके से चलेंगे, जैसे सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, सेक्शन 23 सबसेक्शन 5। मैं इसको विद इन ब्रैकेट को सबसेक्शन बोल रहा हूं। इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, 2, 3 सबसेक्शन 4, 5 में जो भी बातें दे रखी हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई हैं, या हम बोले डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 23 के अंदर, सेक्शन 23 के अंदर जो सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 चल रहे हैं वो आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है आपस में, इस वजह से विद इन ब्रैकेट जो दे रखा है नंबरिंग, उसको हम बोलते हैं सबसेक्शन, ठीक है। डिपेंडेंट है या हम बोले इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। लेकिन ये जो बात दे रखी है यहां पर सेक्शन 2, सेक्शन 10 और सेक्शन 47, उसके बाद जो विद इन ब्रैकेट आएगा वो उसको हम क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 है, इसमें क्या ऐसा हो सकता है क्या, जैसे आगे इस तरीके से सेकंड दे रखा हो, सेकंड दे रखा है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, समझिए।
सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 और अब ये कहलाएगा सेकेंड क्लॉज। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम है। तो मैंने क्या बोला कि इनकम टैक्स में सिर्फ 3 सेक्शन ऐसे हैं, सेक्शन 2, 10 और 47। इसके अंदर विद इन ब्रैकेट जो दे रखा होगा उसमें आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अलग अलग बातें दे रखी होंगी, इसलिए हम उसको क्लॉज बोलेंगे, इसको हम क्लॉज बोलेंगे। और इन विद इन ब्रैकेट वाली बातों को हम यहाँ पर सब सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बात समझ आ गई। अब अभी हम बात कर रहे थे पर्सन की डेफिनेशन की, तो अब आप बताओ कि अब आप इसको कैसे रीड करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। अच्छा, पर्सन में कौन कौन शामिल है? पर्सन में शामिल है इंडिविजुअल, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, कंपनी कैसी भी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो। फिर फर्म, फर्म में यहाँ पर कौन कौन सी सिंपल पार्टनरशिप फर्म कवर्ड है, इसके अलावा LLP भी इस फर्म वर्ड में इंक्लूड है। इसका मतलब ये जो फर्म वर्ड दे रखा है इसमें सिंपल पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी कवर्ड है। अच्छा, अब एक खास बात सुनिए LLP को लेकर। आपका जो कॉर्पोरेट लॉ वाला सब्जेक्ट है उसमें आप बोलेंगे LLP बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस से या मैं बोलूं पूरे टैक्सेशन के लिए, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए बात अलग हो जाएगी। कॉर्पोरेट लॉ में तो आप बोलते हैं कि LLP बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन पूरे टैक्सेशन में LLP को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, LLP को पूरे टैक्सेशन में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहा जाएगा, उसको पार्टनरशिप फर्म ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपके वेरी करती है कॉर्पोरेट लॉ वाले सब्जेक्ट से। ठीक है, देखिए हर कानून बनाने का पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखें कॉर्पोरेट लॉ में तो आपका LLP बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन टैक्सेशन में LLP को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। ये आपके इन दोनों में सब्जेक्ट्स में डिफरेंस है, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन माने गए हैं। अब सवाल है AOP का क्या मीनिंग है? AOP का मीनिंग है, मान लीजिए 4 लोग मिलकर कोई ज्वाइंट एक्टिविटी कर रहे हैं और उनको ज्वाइंट प्रॉफिट हुआ, उन्होंने कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रखा था, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस माने जाएंगे। और उन 4 पर्सन को जो ज्वाइंट एक्टिविटी से ज्वाइंट प्रॉफिट हुआ उस पर वो टैक्स देने के लिए ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल माने जाएंगे। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन 4 पर्सन में से किसी भी एक पर्सन को पकड़कर उस पूरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का टैक्स वसूल कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब वो चारों क्या माने जा रहे हैं? ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल माने जा रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो मैंने बोला एसोसिएशन ऑफ पर्सन एग्रीमेंट से बनती है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स नहीं होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन नहीं है। 4 लोग मिल गए लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन नहीं किया गया, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगी। अच्छा, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फादर है जिसके 4 बेटे हैं, फादर जिसके 4 बेटे हैं, फादर की डेथ हो गई 10 अगस्त को, 10 अगस्त को फादर की डेथ हो गई। अब फादर की जो 1 अप्रैल से लेकर 10 अगस्त तक की इनकम है, इसका मतलब अप टू डेट ऑफ डेथ कि 1 अप्रैल से लेकर जो 10 अगस्त को उनकी डेथ हो गई, तो 10 अगस्त तक की जो इनकम है फादर की, उस पर टैक्स देने के लिए चारों बेटों को लायबल माना जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रीट करेगा। और टैक्स, फादर के टैक्स की रिकवरी उन चारों बेटों से ज्वाइंटली की जाएगी और चारों बेटे फादर का टैक्स चुकाने के लिए ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल माने जाएंगे। ठीक है, तो AOP तो एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आता है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से एग्जिस्टेंस में आता है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, AOP एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आता है और BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस में आता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रस्ट को भी
अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन माना गया है। काफी सारे स्कूल और मंदिर वगैरह ट्रस्ट के तहत बनाए जाते हैं, तो क्या ट्रस्ट को भी टैक्स देना पड़ेगा? यस, वो भी इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन है, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटी, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, जैसे हम हिंदी में बोले नगर निगम, नगर परिषद वगैरह, क्या ये भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन है? यस, अगर इनको भी इनकम है तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? आपने सुना होगा जोधपुर में जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए, ये है आपके लोकल अथॉरिटी, इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, ये लोकल अथॉरिटी है, इनको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, इनको गवर्नमेंट कुछ एग्जम्पशन दे सकती है, छूट दे सकती है कि ये अपनी कुछ स्पेसिफिक इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल नहीं माने जाएंगे, वो अलग बात है, ठीक है। और कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अब आप बोलोगे सर कंपनी भी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, फिर आप नीचे लिख रहे हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एजेपी, तो क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होती है क्या? होती है, होती है, लेकिन सुनिए, ध्यान से सुनिए, कंपनी का ऊपर स्पेसिफिक रेफरेंस आ गया कि यस कंपनी पर्सन है, फिर बोल रहे एनी अदर, मतलब कंपनी हालांकि आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के अलावा एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो ऊपर इन सारे क्लोजेस में फॉल नहीं करता है, वो सारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन माने जाएंगे, और अगर उनको इनकम है तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी को कुछ इनकम पर एग्जम्पशन है, छूट है कि उनकी कुछ इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, वो अलग बात है, बट पॉलिटिकल पार्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इसलिए वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। इसके अलावा अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसके अलावा क्लीन गंगा फंड, गवर्नमेंट ने गंगा नदी की सफाई के लिए क्लीन गंगा फंड बनाया है, ये भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, ठीक है। अब स्वच्छ भारत कोष, मोदी जी ने स्वच्छ भारत कोष बनाया है, सेटअप किया है, तो वो भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। ये सब अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन है। तो पर्सन की डेफिनेशन बहुत ही वाइड सेंस में बताई गई है। अच्छा, अब आपका कहना है सर सोल प्रोप्राइटर किसमें इंक्लूड होगा? सोल प्रोप्राइटर है तो वो सोल प्रोप्राइटर है ना, जो वो इंडिविजुअल इस वर्ड में फॉल करेगा। सोल प्रोप्राइटर इज इंडिविजुअल, और वो भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर होगा। चलिए, अब एओपी और बीओआई का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। एओपी का जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, एओपी का मीनिंग है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और बीओआई का मीनिंग है फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मैंने बोला एओपी एग्जिस्टेंस में आती है एग्रीमेंट से, ठीक है, जबकि बीओआई एग्जिस्टेंस में आती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। फिर मेंबर कौन कौन हो सकता है? एओपी के अंदर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल भी मेंबर बन सकते हैं, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर ही हो सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एओपी और बीओआई का। अब एक बहुत ही खास बात समझते हैं, बहुत ही खास। सेक्शन 2 क्लॉज 7 एसएससी की डेफिनेशन दे रखी है। अब क्या होता है एसएससी, समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये एसएससी वर्ड जो है पूरे इनकम टैक्स एक्ट में बार बार आएगा, लगभग रोज की क्लास में ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। तो एसएससी क्या होता है, पहले मैं आसान लैंग्वेज में बता देता हूं, ठीक है। तो एसएससी का मतलब होता है द पर्सन हुज इनकम इज बीइंग एसेस्ड, मतलब ऐसा पर्सन जिसकी इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, वो पर्सन कहलाएगा एसएससी। तो जिस पर्सन की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, वो पर्सन कहलाता है एसएससी, ठीक है। ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना। तो एसएससी का मीनिंग क्या है? लीगल डेफिनेशन में आते हैं जो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में रखी है। ऐसा पर्सन जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, शॉर्ट में बोलूं टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, टिप देने के लिए लायबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में, ठीक है। तो वो पर्सन कहलाता है एसएससी।
तो ऐसा पर्सन जिसकी इनकम हम एसेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उस पर्सन को हम बोलते हैं एसएससी। ठीक है, और ये तो था मीन्स पार्ट। मीन्स देखिए, जो डेफिनेशंस होती हैं वो कुछ डेफिनेशंस ऐसे दे रखी होती है जैसे एसएससी मीन्स, और अब देखेंगे आप आगे इंक्लूड्स भी दे रखा है, एसएससी इंक्लूड्स। तो कुछ डेफिनेशन के आगे स्टार्टिंग में दे रखा होता है जैसे एसएससी मीन्स। तो अगर ऐसे दे रखा है कि एसएससी मीन्स, इसका क्या मतलब होगा कि वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जितना लिखा है वही कवर्ड होगा। ठीक है, तो अगर कोई डेफिनेशन में दे रखा है मीन्स, तो इसका मतलब वो कंप्लीट डेफिनेशन है, उसमें और कोई चीज ऐड नहीं होगी। लेकिन अगर दे रखा, अगर एसएससी इंक्लूड्स, अगर दे रखा है एसएससी इंक्लूड्स, तो उसका क्या मीनिंग है, वो डेफिनेशन इनक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब जितने आइटम दे रखे हैं वो तो उसमें इंक्लूड होंगे ही, इसके अलावा और भी चीजें उसमें इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो आपको डेफिनेशन किस टाइप के मिलेंगी, उसमें दे रखा होगा एसएससी मीन्स या एसएससी इट इंक्लूड्स। ठीक है, तो मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है और इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब ये एसएससी की डेफिनेशन आप देख रहे हो, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन भी है और इंक्लूसिव डेफिनेशन भी है। तो इसमें क्या क्या कवर होगा। अच्छा, अब पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। सबसे पहले मीन्स में यहां दे रखा है आपको डीम्ड एसएससी। क्या दे रखा है, एसएससी इंक्लूड्स डीम्ड एसएससी। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बात बताइए, क्या माइनर इनकम टैक्स चुकाने के लिए लायबल है? आप बोलोगे नहीं सर, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रखा है। अब एक बात सुनिए, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है वो न तो कंपनीज एक्ट की बात मानते हैं न अकाउंट्स की बात मानते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग ही पैटर्न पर चलता है। गवर्नमेंट ने इसके बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए हैं और इस सब्जेक्ट में तो इसी के ही प्रोविजन आपको समझने पड़ेंगे और अप्लाई करने पड़ेंगे। हो सकता है वो अकाउंट्स से वेरी करते हो सकता है वो आपके कॉर्पोरेट लॉ वाले सब्जेक्ट से वेरी करते हो। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी मैंने बोली, हालांकि माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन माइनर भी इनकम टैक्स चुकाने के लिए लायबल माना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से सुने। फॉर एग्जाम्पल, माइनर को दो टाइप की इनकम हो सकती है। इनकम की दो कैटेगरीज हम समझते हैं। एक तो माइनर की एबिलिटी इनकम, जो उसने अपनी एबिलिटी से कमाई है, उस पर तो माइनर को ही टैक्स देना होगा, उस पर माइनर को ही टैक्स देना होगा। एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा काफी खूबसूरत था, तो एक एड कंपनी आई कि हम इस बच्चे को अपने एड शूट में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मम्मी पोगो पैंट्स वाली कंपनी एड शूट के लिए आई और अपने एड में इस बच्चे को यूज करना चाहते हैं जो सिर्फ एक दिन का है। ठीक है, तो क्या ये इस बच्चे की एबिलिटी इनकम है? यस, ये इस बच्चे की एबिलिटी इनकम माना जाएगा। जो उसको एड शूट में उसको यूज किया जा रहा है तो उसको इनकम मिलेगी। तो यस, ये उस माइनर चाइल्ड की एबिलिटी इनकम काउंट होगी और इस पर उस माइनर चाइल्ड को ही टैक्स देना होगा। आप बोलोगे सर ये एबिलिटी इनकम नहीं है। देखिए, एबिलिटी इनकम में क्या क्या कवर होता है। अगर कोई पर्सन अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल प्रेजेंस, स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एबिलिटी से जो इनकम जनरेट करता है वो इसमें कवर होगी और उस पर अगर माइनर को ऐसी इनकम है तो उस पर माइनर को खुद ही टैक्स देना होगा। ठीक है, अच्छा, अब आप एक बात बोलोगे सर माइनर का पैन कार्ड बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, बट उस पे उसका फोटो नहीं होता है। ठीक है, हाँ, जब वो माइनर मेजर हो जाएगा तो उसका पैन नंबर चेंज नहीं होगा, बट उसको फोटो सबमिट करना पड़ेगा। जब तक वो माइनर है, फोटो वाले पार्ट पर कोई फोटो नहीं लगी होगी, और जब वो मेजर हो जाएगा उसको वो पैन कार्ड रिन्यू कराना पड़ेगा और फोटो अपडेट कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि माइनर को भी अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा अगर वो उसकी एबिलिटी इनकम है। अब बात करते हैं जो इनकम माइनर की एबिलिटी इनकम नहीं है।
इनकम की दूसरी कैटेगरी जो इनकम माइनर की तो है लेकिन उसकी एबिलिटी इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फादर ने माइनर के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में एफडी करवा दी और उस एफडी पर माइनर चाइल्ड को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। ये माइनर चाइल्ड की एबिलिटी इनकम नहीं है, तो ये माइनर को टैक्सेबल नहीं होगी। तो इस इनकम पर टैक्स पेरेंट्स देंगे। हम क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ेंगे, एक अलग से चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा क्लबिंग ऑफ इनकम। उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइनर की जो एबिलिटी इनकम नहीं है वो पेरेंट्स में जोड़ दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक दूसरे पर्सन की इनकम एसएससी की इनकम में जोड़ी जा सकती है। ठीक है, तो माइनर की जो एबिलिटी इनकम नहीं हो वो पेरेंट्स की इनकम में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को डीम्ड एसएससी कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई डिसीज्ड पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डीम्ड एसएससी कहलाएंगे और उस डिसीज्ड पर्सन की इनकम पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को टैक्स चुकाना होगा। ठीक है, इसके अलावा माइनर और ल्यूनेटिक है, जो माइनर है या पागल पर्सन है उसके गार्जियन को डीम्ड एसएससी माना जाएगा। अब कोई नॉन रेजिडेंट का एजेंट है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, कोई एनआरआई है, उसका एजेंट है, वो डीम्ड एसएससी माना जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उनकी 2 डॉटर्स हैं जो यूएसए में सेटल्ड है। वो डॉटर्स डॉक्टर साहब को बोलती रहती है कि आप भी यूएसए में आ जाइए। तो डॉक्टर साहब का जो मकान है बिल्कुल जस्ट मेरे मकान के पास है और मैं उनका ये मकान खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। अब डॉक्टर साहब ने मुझे ये मकान बेचा, उनको इनकम हुई। ठीक है, बट अगर वो इस इनकम पर टैक्स दिए बगैर यूएसए चले गए तो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। वो इस प्रॉपर्टी बेचने से जो इनकम हुई उस पर टैक्स दिए बगैर इंडिया से बाहर चले गए, तो फिर इस इनकम पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं प्रॉपर्टी का बायर हूं, मैंने उनसे प्रॉपर्टी खरीद ली है, मुझे डीम्ड एसएससी माना जाएगा और मुझे उनका एजेंट माना जाएगा। अगर डॉक्टर साहब नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में एनआरआई हैं, तो मुझे उनका एजेंट माना जाएगा और उनके टैक्स की वसूली मुझसे की जाएगी और मुझे डीम्ड एसएससी माना जाएगा। ठीक है, और जो ट्रस्ट होते हैं उनके ट्रस्टी जो हैं, अगर ट्रस्ट अपना टैक्स नहीं दे पाए तो फिर उसके ट्रस्टी से टैक्स की वसूली की जाएगी और उनको डीम्ड एसएससी माना जाएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट ने डीम्ड एसएससी का कंसेप्ट बनाया है। तो एसएससी इंक्लूड्स डीम्ड एसएससी। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट ये क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सुनिए, इनकम टैक्स में टीडीएस करता है। टीडीएस नाम सुना आपने? टीडीएस क्या होता है, पहले उसका बेसिक जो बात है, उसकी जो बेसिक प्रोविजन है वो समझ लेते हैं। देखिए, कोई पेयर है, मतलब पेमेंट करने वाला, और कोई है पेई जिसको वो पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, एनी सम पेयर पेई को कुछ भी पे कर रहा है। तो देखिए, ये जो सम पेयर पे कर रहा है ना, ये पेयर के लिए तो एक्सपेंडिचर है और यही अमाउंट पेई के लिए इनकम है। तो सपोज पेयर पेई को 1 लाख का पेमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट क्या चाहती है पता है, कि पेयर, जब आप पेई को ये इनकम दे रहे हो, पेयर आपके लिए तो ये एक्सपेंडिचर है बट पेई की इनकम है ना, और ये इनकम आप उसको दे रहे हो, तो आप एक जिम्मेदारी निभाइए, एक ड्यूटी निभाइए। 1 लाख का आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, सपोज गवर्नमेंट ने इस पर टीडीएस की रेट रखी है 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000 टीडीएस काट दीजिए। तो पेयर, आप ये 10,000 टीडीएस काट कर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराइए। ठीक है, और पेई को इन हैंड बैलेंस का 90,000 ही दीजिए। ठीक है, तो अगर पेयर टीडीएस काटना भूल जाता है, या उसने टीडीएस काटा तो है, डिडक्ट तो किया, लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, तो इस पेयर को एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जाएगा और ये 10,000 के टैक्स की वसूली पेयर से की जाएगी।
ठीक है, तो इसके लिए पेयर को क्या बोला जाएगा कि आपने ये टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट क्यों नहीं कराया, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, तो एसएससी इंक्लूड्स एसएससी इन डिफॉल्ट। अभी हम एसएससी की डेफिनेशन समझ रहे हैं, तो एसएससी इंक्लूड्स एसएससी इन डिफॉल्ट। तो जो पर्सन टीडीएस काटना भूल जाता है, फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस पेयर, वो एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएगा। और ऐसा कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी पर्सन पर एक्शन ले लिया है, रेड कर दी है, तो वो पर्सन भी एसएससी में इंक्लूड होगा। तो प्रोसीडिंग्स क्यों इनिशिएट किए, एक्शन क्यों लिया, उसकी इनकम या लॉस चेक करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, या ऐसी इनकम जो किसी अदर पर्सन की है लेकिन उसमें इंक्लूड की जा रही है, उसमें एसेस की जा रही है। जैसे मैंने बोला, माइनर की इनकम पेरेंट्स में क्लब कर दी जाती है और उसके लिए पेरेंट्स एसेसेबल होते हैं जो माइनर की एबिलिटी इनकम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी पेरेंट्स को एसएससी कहा जाएगा। और ऐसा अमाउंट जिसके लिए, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को रिफंड ड्यू है, रिफंड कैसे ड्यू है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का टैक्स बनता है 1 लाख, 1 लाख बनता है, लेकिन या तो उसका किसी ने ज्यादा टीडीएस काट दिया है, सपोज 1,20,000, या उस पर्सन ने अपना टैक्स एडवांस में गवर्नमेंट को गलती से ज्यादा जमा करा दिया, तो एडवांस टैक्स 1,20,000 जमा करा दिया। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी तो 1 लाख बन रही है ना, लेकिन उसका टीडीएस और एडवांस टैक्स 1,20,000 है। तो इस सिचुएशन में ये जो नेगेटिव आएगा वो रिफंड कहलाएगा। तो रिफंड देने के लिए अगर किसी पर्सन की प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की है तो वो पर्सन भी एसएससी कहलाएगा। ठीक है, तो यहां दे रखा है अगर किसी पर्सन को कोई रिफंड ड्यू है तो वो भी एसएससी है। ये हमने एसएससी की डेफिनेशन समझी। अब बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने जा रहे हैं। देखिए, इनकम टैक्स जो है वो एनुअल बेसिस पर लिया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है, एनुअल टैक्स है, एवरी ईयर चुकाना है। ठीक है, तो अभी आपके लिए देखिए, मैंने बोला बजट आपके आया कब, 1 फरवरी 2025 को आया। ठीक है, अब 1 फरवरी 2025 को आया, आपका अब जो फाइनेंशियल ईयर है जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन से एग्जाम्स के लिए, मई 2026, सितंबर 2026 और जनवरी 2027 एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल होगा, 2025-26। इस 2025-26 में आपको जो भी इनकम होगी, देखिए इनकम तो पूरे साल के एज 31 मार्च तक भी हो सकते हैं, तो 31 मार्च 2026 तक इनकम हुई। ठीक है, तो उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कब होगी, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी। ध्यान से समझना, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इसका, 2026-27। ठीक है, अब इनकम तो इस ईयर से बिलोंग करती है, इस ईयर से 2025-26 से बिलोंग करती है, तो ये ईयर तो है आपका ईयर ऑफ इनकम। ठीक है, बट इस पर टैक्स की कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर में होगी। ठीक है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है, इस पर टैक्स की कैलकुलेशन वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी। तो इसको, इस ईयर को मैं क्या बोल सकता हूं, ईयर ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, कुछ बेसिक बात बताने वाला हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। जिस ईयर की इनकम पर टैक्स लगाने की बात हो रही है, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स लगाने की बात हो रही है, उस ईयर को इनकम टैक्स में बोला जाता है प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर का यहां पर मीनिंग आप ये मत ले लेना पिछला साल, इनकम टैक्स में पिछले साल को नहीं बोलते प्रीवियस ईयर उस फाइनेंशियल ईयर को बोला जाता है जिस ईयर की इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, उस ईयर को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। और
जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26-27 2026-27 उसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। कारण हम इस ईयर में क्या करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स एसेस करेंगे। एसेस करना मतलब कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, ठीक है। तो इस ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। बोलते हैं कि सीए की लाइफ में कोई न्यू ईयर नहीं होता है, कोई न्यू ईयर नहीं होता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर होता है और असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। तो अब प्रीवियस ईयर का मीनिंग क्या, वो फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर की इनकम पर टैक्स लगाने की बात हो रही है और टैक्स कब लगाया जा रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट बजट कब लेकर आई, 1 फरवरी 2025 को लेकर आई, लेकिन ये कौन से टाइम पीरियड को कवर करेगा, मतलब किस टाइम पीरियड की इनकम को कवर करेगा। तो 1 फरवरी नहीं 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट ने आपको 2 महीने एडवांस में बता दिया, 1 फरवरी 25 को बता दिया कि हम इनकम टैक्स एक्ट में क्या चेंजेस लाने वाले हैं और वो चेंजेस इफेक्टिव कब से होंगे, 1 अप्रैल से होंगे। चेंजेस इफेक्टिव 1 अप्रैल से होंगे। गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले एडवांस में बता दिया बजट लाकर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, ये बहुत ध्यान रखना। आगे चलकर मैं कुछ वर्ड्स बार बार बोलूंगा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एसएससी, ठीक है। तो क्लियर है ये तीनों कंसेप्ट। अब बात करते हैं, देखिए प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर एनुअल बेसिस पर होता है, तो हर साल कितने 12 महीने होंगे, तो ये 12 महीने का पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। प्रीवियस ईयर मतलब ईयर ऑफ इनकम और असेसमेंट ईयर मतलब ईयर ऑफ टैक्स। और आपका एग्जाम में ईयर कौन सा लगेगा, 25-26, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 26-27 2026-27। और असेसमेंट ईयर अगर 2026-27 है तो इंप्लाइड है उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2025-26। तो कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको। अब हमने कल समझा था जीटीआई का कंसेप्ट कि हम 5 हेड की इनकम टोटल कर लेते हैं। हमने बात की थी कि 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। अब एक छोटी सी बात यहां पर और समझ लेते हैं। देखो हर हेड, इनकम टैक्स में 5 हेड है, तो 5 हेड जो इनकम क्लासिफाई की गई है 5 हेड में, उस सब का एक चार्जिंग, हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन बनाया गया है। तो चार्जिंग सेक्शन क्या है समझते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं चार्जिंग सेक्शन। पहले तो मीनिंग बता दूं आपको, चार्जिंग सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, वो सेक्शन जो उस इनकम पर टैक्स चार्ज करने की बात कर रहा है, टैक्स लगाने की बात कर रहा है, उस सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है आपका 15। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 में दे रखा है कि सैलरी इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन है 22, बिजनेस और प्रोफेशन हेड का चार्जिंग सेक्शन है 28 और कैपिटल गेन हेड का है 45 और अदर सोर्सेस हेड का है 56। ये सेक्शन आपको याद होने चाहिए। इनकम टैक्स ऐसा है सीए के लिए कि वो सेक्शन के बगैर हो नहीं सकता, तो आपको सेक्शंस याद रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है 15, हाउस प्रॉपर्टी हेड का 22, बिजनेस प्रोफेशन। अब एक बात सुनिए, बिजनेस प्रोफेशन को शॉर्ट में कई लोग बोलते हैं पीजीबीपी। पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इस हेड को पीजीबीपी हेड कहा जाता है। आगे से मैं पीजीबीपी वर्ड ही यूज करूंगा, ठीक है। चलिए फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है 45, अदर सोर्सेस सेट का चार्जिंग सेक्शन है 56। तो अदर सोर्सेस को भी हम शॉर्ट में बोलेंगे IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो 5 हेड है, 5 हेड की इनकम टोटल हो गई, उसको बोलते हैं जीटीआई। फिर चैप्टर 6 से के डिडक्शन लेस होते हैं ना, फिर टोटल इनकम आती है। तो टोटल इनकम कब आती है, इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, ये हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं, ठीक है। तो और यही टोटल इनकम होती है जिस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं।
जिस पर हम टैक्स इंपोज करते हैं, वो कौन सी इनकम होती है? टोटल इनकम, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है? पहले ग्रॉस टोटल इनकम लिखते हैं, फिर चैप्टर 6 से के डिडक्शंस लेस होते हैं तो टोटल इनकम आती है। ठीक है, फिर अब एक बात समझते हैं, क्या गवर्नमेंट सारी इनकम पर टैक्स लगाती है? नहीं, सारी इनकम पर टैक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, कुछ इनकम एग्जेम्प्ट भी करती है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट उसको किसी भी हेड में शामिल नहीं करती है। तो जो कुछ इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, उन पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने एग्जम्प्टेड इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा किया है, एग्जम्प्टेड इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा किया है, तो वो खर्चा भी अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम पूरी ग्रॉस एग्जम्प्ट है, तो खर्चा भी लेस करना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 14 कैपिटल ए। वैसे ही ये सेक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में। तो सेक्शन 14 कैपिटल ए क्या बोलता है? एग्जम्प्टेड इनकम पूरी ग्रॉस एग्जम्प्ट है, तो उस इनकम को कमाने के लिए किया गया कोई भी खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो खर्चा अलाउ कैसे करें? ठीक है, अब बहुत ही खास, मैंने जैसे बोला हर हेड का आपका चार्जिंग सेक्शन है, हर हेड का चार्जिंग सेक्शन है ना, वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट का भी कोई चार्जिंग सेक्शन है क्या? यस, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन नंबर 4 है जो कि इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कहलाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन बोले तो सेक्शन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है? देखिए, आपने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट ढंग से समझ लिया है। प्रीवियस ईयर का मतलब ईयर ऑफ इनकम और असेसमेंट ईयर का मतलब ईयर ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स कैसे चार्ज होगा? चार्जिंग सेक्शन में दे रखा है इनकम टैक्स चार्ज होगा पर एवरी असेसमेंट ईयर। तो कैलकुलेशन हम असेसमेंट ईयर में करते हैं, लेकिन टोटल इनकम हम किस ईयर की लेते हैं? प्रीवियस ईयर की। तो क्या दे रखा है आगे? ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन ऑफ ए प्रीवियस ईयर। इनकम तो प्रीवियस ईयर की है, लेकिन हम उस पर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कब? असेसमेंट ईयर में। अब एक खास बात सुनना, टैक्स रेट कौन सी लगाई जाएंगी? देखिए, टैक्स रेट दो टाइप की होती है, एक तो जनरल टैक्स रेट, वो फाइनेंस एक्ट में दे रखी होती है, और स्पेशल टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में ही दे रखी होती है। ठीक है, तो स्पेशल टैक्स रेट तो इनकम टैक्स एक्ट में ही दे रखी है, और जनरल टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट से हम लेंगे। ठीक है, तो इनकम दो टाइप की होती है, स्पेशल इनकम और जनरल इनकम, नॉर्मल इनकम। ठीक है, जैसे बिजनेस इनकम है, नॉर्मल इनकम है। ठीक है, अदर सोर्सेस सेट में कोई इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है, वो नॉर्मल इनकम है। ठीक है, लेकिन लॉटरी स्पेशल इनकम है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल की, उस पर कैपिटल गेन हुआ, वो भी स्पेशल इनकम है। तो ध्यान से सुने, स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट लगती है और नॉर्मल इनकम पर जनरल टैक्स रेट लगती है। जनरल टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में दे रखी है, गवर्नमेंट बताती है, और स्पेशल टैक्स रेट के लिए हमको इनकम टैक्स एक्ट ही रेफर करना पड़ता है। तो ये था आपका चार्जिंग सेक्शन 4 जो इनकम टैक्स एक्ट का है। अब एक बात और समझते हैं, देखो अब समझते हैं सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या? आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल इंडिया में होगी, आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल, अरिजीत सिंह की फॉरेन में इनकम हुई, फॉर एग्जांपल उन्होंने लंदन में स्टेज शो किया, वहां से उनको इनकम हुई, और इंडिया में भी उनको इनकम है, तो क्या उनकी इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम पर क्या इंडिया में टैक्स लगेगा? दोनों इनकम पर क्या इंडिया में टैक्स लगेगा? तो सुनिए, यस यस, उसका रीजन, इनकम टैक्स एक्ट में एक चैप्टर है, क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस। तो एक हम चैप्टर पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। उस चैप्टर में क्या दे रखा होगा? उस चैप्टर में दे रखा होगा कि हम चेक करेंगे कि वो पर्सन क्या इंडिया में रेजिडेंट है, क्या इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। हम चेक करेंगे कि वो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है, अच्छा रेजिडेंट कैसे होता है? अगर कोई पर्सन उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, आपका एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्या बोलो, आपका एग्जाम के लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2025-26, जिसका असेसमेंट ईयर है 2026-27। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब 2025-26 में अगर उस पर्सन की इंडिया में प्रेजेंस कम से कम 182 डेज है तो वो रेजिडेंट है।
और अगर उसकी प्रेजेंस इंडिया में 182 डेज से कम है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो अगर वो रेजिडेंट है ये पता पड़ा, तो फिर आगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन और करते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, वैसे ये चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, अभी नहीं समझ रहे हैं, अभी से बेसिक बातें समझ रहे हैं इस चैप्टर की। तो जो रेजिडेंट है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेजिडेंट, ये नॉन रेजिडेंट, ये OR और ये NOR। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होता है कि कोई पर्सन OR है या NOR है, कैसे डिसाइड होता है? देखिए, अगर कोई पर्सन पास्ट 10 ईयर मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 25-26 को छोड़कर उसके पास्ट 10 ईयर्स में इंडिया में 10 ईयर्स में कम से कम 2 ईयर्स इंडिया में रेजिडेंट हो, प्लस पास्ट 7 ईयर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पास्ट 7 ईयर्स में अगर वो उसकी इंडिया में प्रेजेंस हो 730/7, तो मैं इसको बोल देता हूं ऐसे कि पास्ट 7 ईयर्स में अगर उसकी 730 डेज की इंडिया में प्रेजेंस है और वो पास्ट 10 ईयर्स में उस इंडिया में 2 साल रेजिडेंट है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो दोनों, ठीक है, तो वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब सुनिए, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको अरिजीत सिंह का कि अरिजीत सिंह ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इंडिया में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हुए। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना, जो पर्सन इंडिया में ऑर्डिनरली रेजिडेंट होता है उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। तो अरिजीत सिंह की इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है ही, और फॉरेन इनकम जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लंदन में स्टेज शो करके इनकम कमाई, वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। ध्यान से सुनिए, ऑर्डिनरली रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या, आपकी इंडिया में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होनी है या फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होनी है? अब एक बात सुनिए, अच्छा ऐसे समझिए, कोई नॉन रेजिडेंट है, कोई नॉन रेजिडेंट है, उसको अगर इंडिया में इनकम कमाता है तो वो इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगी, उसकी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर बना रखा है, उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होगी कि उसकी इंडियन इनकम पर टैक्स लगेगा या फॉरेन इनकम पर टैक्स लगेगा। वो एसएससी कौन सी इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, क्या वो इंडियन इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल है या सिर्फ फॉरेन इनकम पर लायबल है, या सारी इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल होगी, ये डिसाइड कैसे होगा उसके लिए हम डिटेल में समझेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर। अब हम समझते हैं इनकम टैक्स लॉ क्या होता है। ठीक है, एक तो होता है इनकम टैक्स एक्ट और एक होता है इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या शामिल होगा उसके लिए हम समझते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स एक्ट अलग बात है, इनकम टैक्स लॉ अलग बात है। तो पूरा इनकम टैक्स समझने के लिए हमें क्या क्या शामिल करना पड़ता है, इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या बातें शामिल है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो तो है ही है, उसके अंदर क्या देखा है, अलग अलग तरीके के इनकम्स को, अगर वो डिफरेंट पर्संस को हुई हैं, मतलब वेरियस पर्संस को जो इनकम हुई है, वेरियस इनकम हुई है वेरियस पर्संस को, तो उसको टैक्सेबल कैसे किया जाएगा, उसके प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में दे रखे हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनाए गए 1962 की ये जो इनकम टैक्स है उसकी गवर्निंग बॉडी है CBDT। ध्यान से सुनिए, CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गवर्निंग बॉडी है, उसको रूल बनाने का पावर दे रखा है। देखिए, एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, मतलब पूरे इनकम टैक्स लॉ में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? देखिए, एक तो पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट, एक पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट, एक पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स
रूल्स। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं तो और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्या? सर्कुलर्स, सर्कुलर्स और पढ़ने पड़ेंगे जो सीबीडीटी इशू करेगी। और इसके अलावा नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। देखो सर्कुलर्स जो हैं वो सीबीडीटी इशू करती है, सर्कुलर सीबीडीटी इशू करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, अब सुनिए, इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया जिसमें बेसिक प्रोविजन दे रखे हैं और उन बेसिक प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाने का पावर सीबीडीटी को दे रखा है। सीबीडीटी सर्कुलर्स भी इशू कर सकती है। ठीक है, अब सुनिए, डिटेल में इन बातों को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। अच्छा, एक बात और, इनकम टैक्स लॉ में और भी चीजें कवर्ड है। क्या क्या कवर्ड है? देखो मैंने बोला इनकम टैक्स एक्ट कवर्ड है, इनकम टैक्स रूल्स कवर्ड है, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स ये कवर्ड है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स, वो भी मतलब डिसीजंस, वो भी काम आएंगे। जहां कोई मैटर डिस्प्यूटेड है उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो वो भी पढ़ना पड़ता है। और ये सारे मिलकर बनाते हैं इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट तो इसका छोटा सा एक पार्ट है। इसका मतलब इनकम टैक्स लॉ एक वाइडर टर्म है। किससे? इनकम टैक्स एक्ट से। इनकम टैक्स एक्ट से वाइडर टर्म है इनकम टैक्स लॉ। अब चलिए थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्या क्या बातें हमने की। मैंने बोला नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए और इनका बाइंडिंग इफेक्ट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी और एसएससी के लिए। ये बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं नोटिफिकेशंस। लेकिन सर्कुलर्स मैंने बोला सीबीडीटी इशू करती है, लेकिन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वर्किंग के लिए बनाए जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए और एसएससी के लिए भी हैं। लेकिन एसएससी पर सर्कुलर का बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो तो बाइंडिंग इफेक्ट सिर्फ किस पे है? बाइंडिंग इफेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर्स पर ही है। सर्कुलर्स का बाइंडिंग इफेक्ट एसएससी पर नहीं है। इसका मतलब क्या? अगर एसएससी के लिए वो सर्कुलर बेनिफिशियल है तो एसएससी ऑप्ट कर लेगा, और अगर बेनिफिशियल नहीं है तो एसएससी उस सर्कुलर को इग्नोर कर सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन का तो सब पे, एसएससी पे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों पे बाइंडिंग इफेक्ट है। अब बात समझते हैं, जो लीगल डिसीजन उनको हम केस लॉ भी बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट देते हैं वो भी ध्यान रखने पड़ते हैं। मतलब अगर किसी मैटर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो वो मैटर कोर्ट में लेकर जाएंगे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिसीजन देंगे, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी पढ़ने पड़ते हैं। एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया एक ही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट, देखिए हाई कोर्ट का फॉर्मेशन स्टेट वाइज होता है। जैसे राजस्थान में राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सिर्फ राजस्थान में काम आएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑल ओवर इंडिया काम आएगा, लेकिन हाई कोर्ट चूंकि स्टेट वाइज सेटअप होते हैं इसलिए उनके डिसीजन उस रेस्पेक्टिव स्टेट में ही काम आएंगे, दूसरे स्टेट में नहीं। ठीक है, तो इनकम टैक्स लॉ मैंने बोला बहुत ही वाइडर टर्म है इनकम टैक्स एक्ट से। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम कल बात करेंगे।